dear student, once again I am here. Today's topic is money, which is very important for understand the other concept also. Just like commercial bank के concept, central bank के concept. If we understand these concept, then it is necessary to understand the money. Okay, so first of all हम ये समझे, if the money was not there, then what happened? उस समय क्या चलता था? बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम is necessary and that time when the money was not there. In barter system, first of all we understand the barter system. What is the definition of barter system? What are the drawbacks of barter system? It means limitation क्या है उसके, ये सारी चीजें हम आज समझते हैं. So we'll proceed. First of all we'll take the definition, and definition of barter system is it refers to the exchange of goods for goods. It means यहाँ पर आप प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर रहे हो, गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज. अंडरस्टूड. सो इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलते थे? बार्टर इकोनॉमी. तो डेफिनेशन ऑफ बार्टर इकोनॉमी, जहां पर वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्ट बार्टर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का. अंडरस्टूड. ओके, तो इसी को हम C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं. C स्टैंड फॉर कमोडिटी. इट मींस कमोडिटी के बदले में हम कमोडिटी ले रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द बार्टर इकोनॉमी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट thing in the barter system is double coincidence. Double coincidence of what? What is double coincidence of what? It refers to the simultaneous fulfillment of mutual want of buyer and seller. It means simultaneous fulfillment होना चाहिए mutual wants की. It means दोनों के पास उस particular प्रोडक्ट की साइमल्टेनियसली एक साथ डिमांड होनी चाहिए, तो ही वो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहलाएगा और वहां पर बार्टर सिस्टम फंक्शन कर सकता है. इट मींस गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विसेज के बदले में सर्विसेज तभी जा सकती है जब साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स हो. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज नेसेसरी इन बार्टर सिस्टम. Now we understand the what are the limitation of barter system. There are various limitations which are not there in money. So first of all we understand the limitation of barter system. Limitation of barter system में हमने भी देखा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए बार्टर सिस्टम में. ये बार्टर सिस्टम या बार्टर इकोनॉमी में जरूरत थी. तो यहाँ पर कमी है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सेकेंड, इट मीन्स समटाइम इट इज नेसेसरी दैट कि मुझे आज गेहूं की जरूरत है और सामने वाले को चावल की जरूरत है, तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं. बट नेक्स्ट टाइम इट मे बी इट इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन. ओके, सो नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू. कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू इट मीन्स कोई कॉमन यूनिट नहीं है एंड एक्सचेंज रेशियो भी सेम नहीं है. तो इट इज अनदर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. कॉमन मेजर्स होंगे ही नहीं. इट मे बी कि मुझे गोल्ड चाहिए बट आई हैव ओनली व्हीट. मेरे पास सिर्फ व्हीट है. सो व्हीट से मैं गोल्ड को एक्सचेंज कैसे करूंगा? सो यहाँ पर कॉमन यूनिट नहीं है और एक्सचेंज रेशियो भी नहीं है. रेशियो कितना चेंज करूं ये भी हमारे पास अभी कोई प्रॉपर यूनिट में मेजरमेंट एक्सचेंज करने के लिए नहीं है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट टॉपिक इज द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. Lack of standard of deferred payment, it means future payment and credit transaction cannot be take place. यहाँ पर हम future payment और credit transaction को नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? रीजन भी मैंने दिखा है यहाँ पर. Not able to arrange the exactly same quality of goods. फ्यूचर में मैंने प्रॉमिस किया कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, बट इट मे बी कि एग्जैक्टली सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स को मैं उस समय के लिए अरेंज ना कर पाऊं. नेक्स्ट इज मे लॉस इट्स वैल्यू और गेन इट्स वैल्यू. समटाइम इट हैपेंस रेट जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उस समय वैल्यू ज्यादा हो जाए. अगर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो इट मे बी मुझे लॉस हो जाएगा. अंडरस्टूड माय पॉइंट. और लॉस वैल्यू करते हैं इट मींस फ्यूचर में मैंने गेहूं का प्रॉमिस किया तो उस समय गेहूं की वैल्यू कम हो गई. सो इट मे बी सामने वाले पार्टी को लॉस हो जाए. सो यहां पर लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट भी होगा. दैट इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू इट मींस इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर. अंडरस्टूड. फ्यूचर में स्टोर ऑफ वेल्थ फॉर फ्यूचर को हम नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर. मतलब
वेल्थ को हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज ड्यूरेबिलिटी इट मींस क्वालिटी डिटीरियोरेट्स हो सकती है। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स आल्सो। तो these are the main drawbacks of limitation, drawback of barter system. These are the main limitations. Understood? So I think ये limitations आपको समझ में आ गए। ये लिमिटेशन के कारण ही मनी का इन्वेंशन हुआ, मनी क्रिएट होना शुरू हुई। अब मनी की डेफिनेशंस देख ले अगर हम पहले। मनी इसलिए क्रिएट हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि मनी इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि ये लिमिटेशंस थे। अंडरस्टूड? सो मनी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो मनी की डेफिनेशन एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड, कुछ भी ऐसी चीज जो सब लोग जनरली एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। सेकंड, मेजर्स ऑफ वैल्यू, ये लिमिटेशन था, यहां पर मेजर्स ऑफ वैल्यू को भी हम एक्सेप्ट करेंगे मनी में। सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इट मींस जो ड्रॉबैक्स थे वो सारे मनी में सॉल्व कर दिए। अंडरस्टूड? सो मनी अगर हम देखें तो एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मनी के चारों फंक्शन हो गए। इट मींस मनी के क्रिएट होने पर क्या हुआ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड जरूरी नहीं था, लैक ऑफ कॉमन मेजर खत्म हो गया, यही मनी का बेनिफिट हुआ। इट मींस एक्सचेंज रेशियो और कॉमन यूनिट हमने क्या बना लिए, मनी। एक्सचेंज रेशियो के लिए रेशियो हम किससे कन्वर्ट करेंगे, मनी से। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं, मनी पेरिशेबल नहीं है, मनी खराब नहीं होगी, हम एग्जैक्टली सेम क्वालिटी की चीज बाद में दे सकते हैं, वो क्या है, मनी। एंड इट में लॉस इट्स वैल्यू यहां पर हो सकती थी बार्टर सिस्टम में, बट मनी में अब उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है। अंडरस्टूड? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इट मींस अब हम मनी को सेव करके भी रख सकते हैं। दीज आर द व्हाटएवर द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, ये सारे लिमिटेशन को मनी ने हटा दिया, ओवरकम कर दिया। सो दीज आर द लिमिटेशन एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मनी। सो अब हम मनी के फंक्शंस देख लें अगर हम, तो ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी वो डेफिनेशन क्या थी, फिर से समझें अगर हम, तो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड द मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इन्हीं के अगर हम फंक्शंस को देखें आप, तो फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ मनी में प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया एंड सेकंड वन आ गया मेजर्स ऑफ वैल्यू। इट मींस मनी के कारण मीडियम ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया और वैल्यू जो हमारे पास यूनिट नहीं थी वो भी मेजर हम सेम वैल्यू में करेंगे। अंडरस्टूड? कॉमन वैल्यू होगी और रेशियो की भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। सेकेंडरी फंक्शन में देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इट मींस फ्यूचर में हम पेमेंट कर सकते हैं, इजीली वैसा ही क्वालिटी को अरेंज कर सकते हैं एंड मे नॉट लॉस द वैल्यू। अंडरस्टूड? तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज द सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का ही नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू इट मींस हम फ्यूचर के लिए हमारी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं हमारी वेल्थ को। अंडरस्टूड? एंड इट डजंट रिक्वायर द टाइम एंड एफर्ट आल्सो। अंडरस्टूड? So these are the main points about money. Now we understand what is money supply. Understood? Now money supply में अगर हम समझें तो मनी का मीनिंग आप समझ गए। बार्टर सिस्टम के जितने भी ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थे, वो ही मनी ने सॉर्ट आउट कर दिए, ओवरकम कर दिए सारे प्रॉब्लम। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई की अगर हम डेफिनेशन देखें, इट रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास जितनी वॉल्यूम ऑफ मनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसी को हम मनी सप्लाई बोलेंगे। मनी सप्लाई में पब्लिक जो इंक्लूड है, पब्लिक में क्या क्या चीजें होंगी, इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। इट डज नॉट इंक्लूड द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। मनी क्रिएटिंग सेक्टर इट मींस गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई और गवर्नमेंट के बैंक्स हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दे आर द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। ओके,
मनी सप्लाई तक आप लोगों को सबको इजीली समझ में आ गया होगा। मनी सप्लाई के बाद अभी हम एक चीज और देख लेते हैं जो है हमारा मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में आरबीआई ने इनिशियली 1967 टू 68 तक सिर्फ नैरो मेजर्स, कब तक 1967 टू 68 तक आरबीआई ने नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई किया। बट आफ्टर दैट since 1977 M1, M2, M3 and M4 these are evolved, these are the measures of money supply are evolved by the RBI। फर्स्ट M1 देखें अगर हम M1 में हमने करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, ये इंक्लूड किया था M1 में। M2 में M1 के साथ साथ सेविंग डिपॉजिट विद PO, PO इज पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स को भी M2 में इंक्लूड किया। M3 M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक लिया एंड M4 M3 एंड टोटल डिपॉजिट विद PO। यहाँ पर M3 में वही M1 और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक भी आ गया। इट मींस अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैव बीन इवॉल्व्ड सिंस 1977। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमारा ये मनी मेजर्स मनी चैप्टर फिनिश होता है। ये टॉपिक बहुत शॉर्ट है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अदर कंसेप्ट। थैंक यू।